दोस्तों नमस्कार। महाराष्ट्र चुनाव की तारीख नज़दीक आ रही है। 20 नवंबर को मतदान होना है और 23 तारीख को चुनावी नतीजे आएंगे। महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन और महाविकास आघाड़ी के बीच सीधा मुकाबला है और दोनों ही गठबंधनों के लिए ये चुनाव बेहद खास बन गया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह और योगी आदित्यनाथ महाराष्ट्र में अपना सारा दमखम झोंकने वाले हैं, तो दूसरी तरफ राहुल गांधी 6 नवंबर को महाविकास आघाड़ी की रैली में भाग लेने के लिए जा रहे हैं। यानी दोनों ही गठबंधनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये चुनाव होने जा रहा है। लेकिन आज एक सर्वे आया है और वो सर्वे भारतीय जनता पार्टी की करारी हार को दिखा रहा है। यहां पर दो सवाल है कि एक तरफ तो ऐसा सर्वे जो किसी गोदी मीडिया का नहीं है, यह सर्वे है इलेक्टोरल एज का और इसने सीधे तौर पर महायुति गठबंधन की हार दिखाई है और एमबीए की जीत दिखाई है। लेकिन देखना यह होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव आयोग के सहारे लड़ने जाएगी, राजीव कुमार के सहारे चुनाव लड़ेगी, चुनाव मैदान में जाएगी, इसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले जरा उस सर्वे को देख लिया जाए। ये सर्वे इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी गोदी मीडिया चैनल का नहीं है और इसने जो आंकड़े जारी किए हैं उन आंकड़ों को जरा देख लिया जाए। पहला है महायुति गठबंधन और महायुति गठबंधन में 3 राजनीतिक दल हैं, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी, एनसीपी अजीत पवार वाली यानी मुख्य जो एनसीपी है, शिवसेना जो एकनाथ शिंदे जिसको लीड कर रहे हैं वो, ये 3 पार्टियां हैं और तीनों पार्टियों को मिलाकर के सर्वे में आ रहा है कि इन्हें 41% वोट मिल रहा है, मिल सकता है। 41% वोट में से जो विभाजन है बीजेपी को 24%, एनसीपी को यानी अजीत पवार वाली पार्टी को 6%, सबसे गिरावट जहां दर्ज हो रही है वो है अजीत पवार। और अजीत पवार के राजनीतिक भविष्य को लेकर के यहां से चीजें बहुत कुछ तय होने जा रही हैं। वो अजीत पवार जो अपने चाचा शरद पवार से बगावत करके उनकी पार्टी को तोड़ करके बीजेपी के साथ गए, डिप्टी सीएम बने और उस डर के वजह से भी क्योंकि उनके लिए एक बड़े घोटाले में जेल जाने का भी रास्ता साफ हो रहा था, इसलिए अजीत पवार वहां पर गए और डिप्टी सीएम की कुर्सी बनी। शिवसेना एकनाथ शिंदे जिन्होंने बाला साहब ठाकरे की शिवसेना से बगावत की, उसे तोड़ा और तोड़ा ही नहीं, मुख्य शिवसेना पर अपना दावा व्यक्त किया और उन्हें आज चुनाव आयोग ने मुख्य शिवसेना के नेता के तौर पर दर्जा दिया हुआ है और इस सर्वे में उन्हें केवल 11% वोट मिलने का अनुमान है। यानी बीजेपी को 24%, एनसीपी अजीत पवार को 6%, शिवसेना एकनाथ शिंदे को 11%, यानी कुल मिलाकर के 41% वोट महायुति गठबंधन के पक्ष में जाते हुए दिखाई पड़ रहा है। महायुति गठबंधन के साथ आरवाईएसपी भी है, उसको 1 सीट दिखाई जा रही है। मैं सीट पर थोड़ा बाद में आऊंगा, पहले एमबीए की तरफ चलते हैं, महाविकास आघाड़ी की तरफ। और महाविकास आघाड़ी की जो स्थिति है उसमें 3 राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस पार्टी है, एनसीपी शरद पवार और शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव बाला साहब ठाकरे। इन तीनों पार्टियों को जो वोट परसेंटेज मिलने का अनुमान है उसमें सबसे ज्यादा वोट कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिख रहा है, 19%। फिर एनसीपी शरद पवार, और ये देखिएगा एनसीपी अजीत पवार को केवल 6%, लेकिन एनसीपी शरद पवार को 13%, लगभग 2 गुने के बराबर। यानी पार्टी जरूर अजीत पवार लेकर के गए, लेकिन पार्टी का जो मतदाता है वो शरद पवार के साथ खड़ा हुआ है, जिसे 13% वोट मिल रहा है, मिलने का अनुमान है। शिवसेना यूबीटी उद्धव ठाकरे की शिवसेना और जो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है उसे 11% वोट मिलने का अनुमान है, जबकि यूबीटी शिवसेना इसे 17% वोट मिलने का अनुमान है और ये वोट परसेंटेज कुल मिलाकर के होता है 49%। जहां महायुति गठबंधन को 41%, वहीं
8% ज़्यादा महाविकास अघाड़ी को, और इसे सीटों में तब्दील किया है इस इलेक्टोरल एज के सर्वे ने। और उसने दिखाया है कि जो अंतर आने जा रहा है, बीजेपी 24% वोट लेकर के 79 सीटों पर चुनाव जीत सकती है, 79 सीटों पर। शिवसेना एकनाथ शिंदे की पार्टी है जो 6% वोट लेकर के 23 सीटों पर चुनाव जीत सकती है। और दूसरी तरफ शिवसेना जो एकनाथ शिंदे की पार्टी है वो 11% वोट लेकर के 23 सीटें जीत सकती है, और एनसीपी अजीत पवार 6% वोट लेकर के 14 सीटें जीत सकते हैं। यानी कुल मिलाकर के ये आंकड़ा जो पहुंचता है वो बहुमत के काफी नीचे है, और इसकी एक सहयोगी पार्टी RYSP उसे 1 सीट मिल सकती है 14 अन्य के खाते में। तो दूसरी तरफ जरा आइए, बीजेपी जहां 79 सीट पर सिमट रही है, वो बीजेपी जिसने अजीत पवार को ठिकाने लगाने का मन बना लिया है, जिसने एकनाथ शिंदे को कमजोर करने का मन बना लिया है, और अभी तो राज ठाकरे के साथ जो उसका तालमेल चल रहा है, राज ठाकरे कह रहे हैं उनके बेटे का समर्थन बीजेपी कर रही है, जहां एकनाथ शिंदे के पार्टी का प्रत्याशी है, लेकिन उस सीट पर अमित ठाकरे जो राज ठाकरे के बेटे हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और देवेंद्र फडणवीस उनके समर्थन की बात कह रहे हैं। तो राज ठाकरे बीजेपी के साथ खड़े हुए दिख रहे हैं, और राज ठाकरे ने कहा है कि महायुति गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है और बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन बीजेपी केवल 79 सीटों पर सिमटती हुए इस सर्वे में दिखाई पड़ रही है। अब जरा आइए कि जो महाविकास अघाड़ी है, उस महाविकास अघाड़ी में सीटें कितनी परिवर्तित होते हुए दिख रही हैं। वोट परसेंट, कांग्रेस पार्टी को 19% वोट जो मिल रहा है, लेकिन सीटें उसे मिल रही हैं 68 सीटें। यानी बीजेपी के बाद दूसरे नंबर पर कांग्रेस पार्टी हो सकती है 68 सीटें, और एनसीपी शरद पवार जहां 13% वोट हासिल कर रहे हैं, और इनकी सीटें कन्वर्ट हो रही हैं 44, यानी 44 सीटें उन्हें मिल सकती हैं। तो यूबीटी शिवसेना जिसे 17% वोट मिल रहा है और इसकी सीटें पहुंच सकती हैं 41। ये जो आंकड़ा है वो बहुमत से आगे दिखाई पड़ रहा है, और इसमें समाजवादी पार्टी को जो करीब 8-9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, लेकिन 2 सीटें उसे मिल सकती हैं। सीपीआई को 1 सीट मिल सकती है, और पीडब्ल्यूपी को यानी पीपल्स वर्किंग पार्टी को 2 सीटें मिल सकती हैं। तो ये एमबीए के साथ एक तरह से सीटें जाएंगी एसपी, सीपीआई और पीडब्ल्यूपी। तो बहुमत से ज्यादा आंकड़ा एमबीए यानी महाविकास अघाड़ी को मिलते हुए दिख रहे, लेकिन फिर से मैं लेकिन पाऊंगा, और ये लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयोग की भूमिका जो संदेहास्पद हो गई है। क्या अब राजीव कुमार के जरिए नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में चुनाव जीतेंगे? ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है कि महाराष्ट्र में डीजीपी को लेकर के कांग्रेस पार्टी ने आपत्ति दर्ज कराई है, एमबीए ने आपत्ति दर्ज कराई है, लेकिन वहां पर डीजीपी को नहीं हटाया गया है। तो दूसरी तरफ झारखंड में सिर्फ एक शिकायत पर डीजीपी को हटा दिया जाता है। महाराष्ट्र के डीजीपी पर बहुत सारे आरोप हैं, वो आरोप विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी से भी जुड़े हुए हैं, सीधे तौर पर विपक्षी पार्टियों पर लगाम लगाने से भी जुड़े हुए हैं, और ये आरोप के बावजूद चुनाव आयोग ने डीजीपी को हटाने की कोई पहल नहीं की है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि हरियाणा की तरह क्या यहां पर भी खेल हो सकता है? और हरियाणा में जो खेल हुआ था उसके पीछे कई थ्योरीज काम कर रही हैं। जो कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाया कि अचानक वोट परसेंटेज कैसे बढ़ गया, और जो ईवीएम की बैटरी है वो 99% कैसे दिखाई दे रही है। उसने करीब 2 दर्जन से ज्यादा सीटों पर आपत्ति दर्ज की थी, लेकिन चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर उसे खारिज कर दिया कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है और ये आरोप बेबुनियाद हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर के फिर से आपत्ति दर्ज की है, और उसने ये कहा है कि मेरे सवाल जहां अपनी जगह टिके हुए हैं, और वहीं चुनाव आयोग की ये भाषा अस्वीकार्य है।
यानी चुनाव आयोग जिस भाषा में बात कर रहा है कि कांग्रेस पार्टी के आरोप पर जिस ढंग से वो शायरी वायरी तो राजीव कुमार करते ही रहते हैं, वो जो बहुत आगंभीरता से, बहुत हल्के में जिस तरह से वो टिप्पणी की जा रही है चुनाव आयोग के द्वारा, उससे कांग्रेस पार्टी ने नाराजगी जाहिर की है और ये नाराजगी चुनाव आयोग को भी एक्सपोज करती है। लेकिन खतरा वही है कि क्या महाराष्ट्र में भी कोई खेल होगा और वो खेल किस तरह का है। दो तीन पैटर्न इस समय देखने में आ रहे हैं। एक तो ईवीएम को लेकर के हम लोग कोई निर्णयात्मक वाक्य नहीं कह सकते कि इसमें यही होता है, इस तरह से धांधली होती है, क्योंकि हमारे पास न तो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट है और ना ही हम उसके बारे में बहुत जानते हैं। लेकिन जिस तरह की धांधली बिल्कुल सामने आ रही है, उत्तर प्रदेश में भी हमने देखी, हरियाणा में भी देखी और कई लोकसभा चुनाव में भी देखी कि जो विपक्ष के वोटर्स हैं उनके वोटर लिस्ट से नाम गायब हो रहे हैं। और दूसरा, एक ही परिवार के 4 अगर मतदाता हैं तो उनको 2-3 अलग अलग मतदान केंद्रों पर भेजा जाता है। इससे कुछ वोटर्स घर में ही रह जाते हैं। एक परिवार अगर एक साथ चलता है तो वो वोट डालने के लिए जाता है, लेकिन अगर वो 2 जगह 3 जगह बटा हुआ है तो ऑब्वियस है कि घर के पुरुष चले जाते हैं और स्त्रियों को घर पे ही छोड़ देते हैं। तो एक ये तरीका है, जो विपक्ष का वोटर है वो बूथ पर ना पहुंच पाए, मतदान केंद्र पर नहीं पहुंच पाए। तीसरा एक और बड़ा कारण, खासकर महाराष्ट्र में तो 20% के आसपास मुस्लिम आबादी है। मुस्लिम आबादी को रोकने के लिए जिस तरह से बल प्रयोग होता है, वो भी एक खेल है कि आप ईवीएम को बताइए कि ईवीएम काम नहीं कर रही है, लाइन लंबी लगी हुई है, 4-4, 5-5 घंटे लोग लाइन में लगे हुए हैं और हताश होकर के कई बार वो लौट जाते हैं। कई बार पुलिस बेरहमी से उन पर लाठीचार्ज करती है, उससे भी वो आगे जाकर के टूट जाते हैं और वापस चले जाते हैं। ये खास करके उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में आपको देखने को मिलेगा, जैसे पहले मिला था। ये भी एक पैटर्न है कि पहले वोटर लिस्ट से नाम गायब किया जाए, फिर एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों को अलग अलग बूथ केंद्रों पर भेजा जाए, उससे उनको तोड़ा जाए, और फिर अगर वो लाइन में लगे हैं तो देर तक उनको लाइन में लगाए रखा जाए और लाठीचार्ज भी किया जाए। एक और तरीका है बीजेपी के अपने वोटर्स को बढ़ाने का, वो है जो पॉश इलाके हैं, जो अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं के नीचे बूथ बनाना, वहां पर छाया करना, पानी की व्यवस्था करना, ताकि जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जो भाजपा का वोटर है, वो आराम से आकर के वोट डाल सके, उसे 4 कदम भी पैदल चलने की जरूरत ना पड़े। तो इस तरह से वोट बढ़ाना, अपना वोट बढ़ाना और जो विपक्ष है उसके वोटों में कटौती करना, उनको हतोत्साहित करना, एक ये बड़ा खेल है। दूसरा बड़ा खेल जो दिखाई पड़ रहा है, जिसको लेकर के आशंका है, वो आशंका है कि जो चुनाव आयोग ईवीएम में पड़े हुए वोट की गिनती 4 घंटे 6 घंटे में करके बता सकता है कि कितना वोट पड़ा। सुबह तक तो कम से कम वो दे ही सकता है आंकड़ा, और ईवीएम है, ये डिजिटल युग है और इसमें मशीन है, ये कोई पोस्टल बैलेट नहीं है कि वहां गिनती करनी है तो आपको घंटे लगेंगे। यहां तो एक क्लिक पर काम होता है, बमुश्किल से 1 घंटे के भीतर वो आंकड़े आ सकते हैं। लेकिन सुबह तक भी आंकड़े अगर चुनाव आयोग जारी कर दे तो भी गनीमत है। यहां तो मामला ये है कि 1 दिन के बाद चुनाव आयोग आंकड़े जारी कर रहा है, जैसे हरियाणा में हुआ था। हरियाणा में जब आंकड़े जारी हुए तो 6% से ज्यादा वोट बढ़े हुए थे। ये चुनाव आयोग ने कहा कि इतने वोट, अब कुल मिलाकर के इतने वोट हो रहे हैं, 6% से ज्यादा बढ़े हुए वोट दिखाई दिए। तो ये क्या हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये आंकड़े कैसे बढ़ जा रहे हैं, इसको लेकर के सचेत होना होगा एमबीए को, यानी इंडिया अलायंस को। अगर वो अपने वोट की रखवाली कर पाते हैं और इस तरह से वोट को बूथ तक पहुंचा पाते हैं, और साथ ही साथ ये जो वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, खास करके 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद, इस पर कैसे लगाम लगेगी, इसके लिए क्या उसको करना है, ये अगर वो दुरुस्त कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो ये इलेक्टोरल एज का सर्वे है वो जो कह रहा है, नतीजे उसी तरह के आ सकते हैं। तो पूरी आशंका चुनाव आयोग को लेकर के एमबीए के धड़े में है और भी लोगों को है। और वो लोग जो हरियाणा में चुनाव को लेकर के या आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव को लेकर के जो बातें कह रहे थे, जो अनुमान बता रहे थे, जो जमीन पर जाकर के बता रहे थे किस तरह से लोग बीजेपी को हराने के लिए आमादा है, बावजूद इसके बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार चुनाव जीतती है, फिर से उसकी सरकार बनती है। महाराष्ट्र में भी स्थितियां लगभग वही हैं।
एकनाथ शिंदे को नापसंद करने वाले लोग 51% हैं और वहां पर महाविकास आघाड़ी की लोकप्रियता ज्यादा है, राहुल गांधी की लोकप्रियता ज्यादा है, शरद पवार जैसे कद्दावर और अनुभवी नेता हैं, उद्धव ठाकरे जैसे तेजस्वी और ओजस्वी नेता हैं जिनका अपना दबदबा है, और शिवसेना के जो वर्कर्स हैं, शरद पवार के जो वर्कर्स हैं, उन्हें डराना और उन्हें गुमराह करना आसान नहीं होगा महाराष्ट्र में। लेकिन ये आशंका जो चुनाव आयोग को लेकर के कांग्रेस पार्टी को है, विपक्ष को है, ये आशंका तब तक निर्मूल नहीं होगी जब तक खुद महाविकास आघाड़ी के वर्कर्स, महाविकास आघाड़ी के नेता और महाविकास आघाड़ी के तमाम लोग जब तक इस पर नजर नहीं बनाए रखेंगे। तो आज का जो सर्वे है वो पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी की हार को दिखा रहा है और महाविकास आघाड़ी की सरकार को बनाते हुए दिखा रहा है। लेकिन इंतजार करना होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ 2 राजनीतिक गठबंधनों का मामला नहीं है, इसमें एक तीसरा गठबंधन जो चुनाव आयोग है उसकी भी भूमिका बेहद संदेहास्पद है। ये सवाल बराबर उठ रहे हैं, इन आरोपों का जवाब तो राजीव कुमार को देना ही पड़ेगा। वो हल्केपन में जवाब देकर के काम नहीं चलेगा, क्योंकि भारत की डेमोक्रेसी उनके कंधों पर निर्भर है। चुनाव आयोग के जरिए ही चुनाव का विश्वास महत्वपूर्ण होता है और ऐसे में ये जरूरी है कि चुनाव आयोग की साख दांव पर जो लगी हुई है उसे कैसे वो बचाते हैं। क्या फेयर इलेक्शन होगा और क्या वोटर वोट दे पाएगा, ये भी देखने की बात है, और क्या नतीजे वही होंगे जो महाराष्ट्र की जनता चाहती है। शुक्रिया, धन्यवाद।